वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन का जो बचा हुआ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस यानी कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम के जो बचे हुए पार्ट था, मतलब कुछ पार्ट अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे और अब इस वीडियो में सारे जितने बचे हुए पार्ट कवर कर लेंगे। 3 पार्ट बचे हुए हैं वो, और उसके बाद अपना ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और सारी अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं अपन दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम में जब आजकल का जो ट्रेंडिंग बना हुआ है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और डीपली क्वेश्चन पूछने का, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित क्वेश्चन पूछने का, यानी कि समझ पर आधारित, तो उन सब चीज़ों को कवर करते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और बाकी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एग्ज़ामों में, उन सब को एक साथ इंक्लूड करते हुए सारी चीज़ों को समाहित किया है। तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ थर्मोडायनेमिक्स। सारे अपने एस्पिरेंट्स रेडी है ना? थर्मोडायनेमिक्स, अब देखिए समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समतापीय, यानी कि जिसमें ताप क्या रहेगा, समान रहेगा, नियत रहेगा, वो क्या होती है समतापीय प्रक्रम। यानी कि ऊष्मागति का ऐसा प्रक्रम या ऐसा निकाय जिसमें जो निकाय का जो पूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि ऊष्मागति का वह प्रक्रम जिसमें किसी निकाय का तापमान पूरी प्रक्रिया के दौरान नियत रहता है। यानी कि जो भी प्रोसेस हो रही है उस निकाय के अंदर, निकाय निकाय में जो हो रहा है पूरी प्रोसेस, उसमें क्या रहेगा, ताप नियत रहेगा। यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि तापांतर कितना रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि ताप नियत हो गया, फिक्स हो गया, तो ताप में कोई अंतर नहीं आएगा, तो डेल्टा टी का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नियत ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, यानी कि नियत ताप पर जो भी अवस्था परिवर्तन होता है, इस प्रक्रम के लिए डी यू बराबर जीरो, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जो अपनी आंतरिक ऊर्जा होती है किसी भी प्रोसेस की, उष्मागति की, उसमें जो आंतरिक ऊर्जा वो ताप पर निर्भर करती है। यानी जैसे जैसे ताप बढ़ेगा आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। जब ताप क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, जब ताप फिक्स हो जाएगा, नियत हो जाएगा, तो डेल यू में भी परिवर्तन कितना आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए आंतरिक ऊर्जा भी डी यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होगी, वो जीरो हो जाएगा। तो ऊष्मागति के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर डी यू प्लस टी डब्ल्यू, ये डी यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी टी जीरो है। तो डी क्यू बराबर डी यू डी डब्ल्यू हो जाएगा। अर्थात इस प्रक्रम में अधिकतम कार्य होता है, यानी कि जितनी अपन ऊष्मा देंगे समतापीय प्रक्रम में, निकाय को जितनी ऊष्मा देंगे वो टोटल की टोटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इसलिए इस प्रक्रम में अधिकतम कार्य होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। इस प्रक्रम की ऊष्माधारिता अनंत होती है, ऊष्माधारिता अनंत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। कौन से प्रक्रम की ऊष्माधारिता अनंत होती है, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम की धारिता क्या रहेगी, ऊष्माधारिता अनंत होगी, क्योंकि ऊष्मा देने पर ताप में परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि ताप नियत हो गया। जब ताप में नियत हो गया तो यानी कि बहुत बहुत ताप देंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है मामूली सा एरर की वजह से उसके टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। यानी कि अपन ने वैसे भी बात की थी, ऊष्माधारिता किसकी अधिकतम होती है, जो वस्तु धीरे 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 गर्म होती है या धीरे धीरे ठंडी होती है। जब ये तो, क्योंकि ताप इसका फिक्स हो गया, तो ये इसको ऊष्मा देते रहो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रम में किया गया कार्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फार्मूला मोस्टली पूछ लिया जाता है अपने नेवी और फोर्स के एग्ज़ाम में। बाकी जो भी अन्य सीडीएस लेवल के एग्ज़ाम में या फिर एनडीए लेवल के एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि इनमें क्या है, सिंपल सा, अगर अपन को पता है डब्ल्यू वर्क बराबर 2.303 NRT log 10 बेस 10 V2/V1, और यहाँ पे log 10 की वैल्यू भी दे देंगे, 1 2 3 4 की जो भी मान। और V2 क्या है, जो आयतन में बाद में जो आयतन हुआ अंतिम आयतन, वो प्रारंभिक आयतन V1। इसी प्रकार दाब, क्योंकि इसमें क्या है, अवस्था समीकरण से देखो, पी वी बराबर नियत हो गया, तो P1 V1 बराबर है P2 V2, और यहाँ पर क्या है, V2/V1 लिखेंगे, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, P1/P2। तो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, P1/P2 से।
तो इसका जो दूसरा सेकंड फार्मूला क्या आ गया, 2.303 NRT log बेस 10 P1/P2, ये है प्रारंभिक दाब और ये अंतिम दाब। और यहाँ पर आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक 8.314 इंटू 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, ये आ गया मान। ठीक है दोस्तों, और एन मोलों की संख्या हो गई, टी ताप हो गया, बस कुछ और तो है नहीं इंपॉर्टेंट इसमें। ये जो ताप है वो नियत ताप है, फिक्स, जो पहले है प्रारंभिक। तो ये बहुत इजी सूत्र है, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। समतापी प्रक्रम की अवस्था समीकरण, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी होता है, टी नियत हो गया, टी नियत हो गया तो यहाँ पर एनआरटी भी क्या हो गया, नियत हो जाएगा। तब कितना बचेगा, पीवी, पीवी बराबर कांस्टेंट नियतांक। तो पी किसके समानुपाती है, 1/v के, यानी कि जैसे जैसे दाब आयतन में कमी होगी वैसे वैसे दाब में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो दाब और आयतन के मध्य जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से ग्राफ आएगा स्लोप में। ठीक है दोस्तों, पी समानुपाती 1/v, और ये डाल क्या आएगी, dp/dv, यानी कि जो दाब में किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन, आयतन के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा माइनस का p/v। ठीक है दोस्तों, और ये प्रक्रम धीमी गति से होता है, इसीलिए तो इसकी धारिता क्या होती है, अनंत होती है, बहुत ही धीमी गति से होता है। और बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, इसके उदाहरण, जितने भी अवस्था परिवर्तन के उदाहरण वो समतापीय प्रक्रम के उदाहरण हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, क्योंकि अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल भी रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप भी बना, यानी कि ताप फिक्स हो गया और भाप भी बन गई, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। और उष्मा दी इसको, 100 डिग्री सेल्सियस पानी को जो और उष्मा देने पर इसके ताप में वृद्धि नहीं बल्कि ये भाप बन के उड़ गया। तो ये जो अवस्था परिवर्तन है वो किसका उदाहरण हो गया, समतापीय प्रक्रम का। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एग्जामिनर की इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रहती है, बहुत ही ज़्यादा नज़र रहती है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। मोस्टली इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। किसी निकाय की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। यानी कि जब संपूर्ण प्रक्रिया है निकाय के अंदर, तब ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, यानी ना तो ऊष्मा बाहर जा रही है ना ऊष्मा अंदर आ रही है, तो ऐसा प्रक्रम जो होगा किसी निकाय का संपूर्ण प्रक्रिया, वो रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि dq कितना है, 0 होगा, यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। जब ऊष्मा में परिवर्तन 0 होगा तो ऊष्मा गति के प्रथम नियम से क्या है, dq बराबर du प्लस dw, ये 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, dw क्या आ जाएगा, माइनस du, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कमी, आंतरिक ऊर्जा में कमी से माइनस ऋणात्मक, मतलब आंतरिक ऊर्जा में जो किया गया कार्य है ना इस प्रोसेस के अंदर, रुद्धोष्म प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस में जो कार्य किया जाएगा वो आंतरिक ऊर्जा में हुई कमी से प्राप्त होगा। और जब आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर में गिरावट होगी, क्योंकि टेम्परेचर के ये क्या होते हैं, समानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। जब आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तो टेम्परेचर में गिरावट आएगी, इसलिए इस प्रक्रिया में कूलिंग इफेक्ट होता है। ये प्रक्रम तीव्र गति से होता है, जबकि धीमी गति से कौन सा होता है, समतापी, पिछला ही प्रक्रम समतापी जो प्रक्रम है वो धीमी गति से होता है, जबकि ये रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होती है और आइसोथर्मल बहुत स्लो। ठीक है दोस्तों, और इस प्रक्रम में किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी से प्राप्त होता है, ये अपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, और इस प्रक्रम में किया गया कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और इससे न्यूमेरिकल बनते हैं क्वेश्चन। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, बाकी इससे जो न्यूमेरिकल बनेगा इससे बनेगा कार्य पूछेगा। अगर न्यूमेरिकल टाइप में तो रुद्धोष्म प्रक्रम से पूछेगा। एन मोलों की संख्या होगी, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, ये हो गया T1 और T2 ताप हो गए प्रारंभिक और अंतिम। और 1 माइनस गामा, गामा क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, CP/CV। CP क्या है, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और CV नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का अनुपात है, क्या होगा ये।
गामा। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस गामा। तो डब्लू बराबर क्या आएगा, क्योंकि पी वी बराबर एन आर टी होता है, तो ये क्या एन आर टी एन आर टी एन आर टी वन और एन आर टी टू, तो इसको किसके बराबर लिखेंगे, पी वन वी वन बराबर एन आर टी वन, पी टू वी टू एन आर टी टू। ठीक है दोस्तों, तो इसको इसके बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्लू बराबर पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू बटा 1 माइनस गामा। ये भी फार्मूला होगा, ये भी फार्मूला होगा। दोनों जो समतापी आइसोथर्मल प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसके दोनों के फार्मूले अच्छे से ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, रुद्धो संप्रक्रमणीय, और वैसे जनरल तो है ये पी डी वी, उष्मागतिकी में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, बहुत जरूरी है। और ये अवस्था समीकरण से भी प्रश्न बनता है इससे, रुद्धो संप्रक्रम में पी वी गामा बराबर नियत होता है पी वन माइनस गामा टी गामा बराबर नियत होता है टी वी गामा माइनस 1 बराबर नियत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों फार्मूले आ सकते हैं, क्योंकि इनमें ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा रुद्धो संप्रक्रम की अवस्था समीकरण नहीं है। तो पी वी गामा बराबर नियत भी है, पी वन माइनस गामा टी गामा बराबर नियत भी है, टी वी गामा माइनस 1 भी है। और इसका अवस्था वक्र कैसे बनेगा, दाब और वी पी वी उसी प्रकार से बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा गहराई आ जाएगी, क्योंकि गामा इसकी घात में है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ धंस जाएगा ये ग्राफ वक्र। और इसकी कंपैरिजन करें जैसे समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम की, तो रुद्धोष्म प्रक्रम का वक्र थोड़ा वाइडली बनेगा और ये इसका थोड़ा सा एकदम तीक्ष्ण बनेगा, थोड़ा सा तीक्ष्ण बनेगा। ठीक है, पी और वी के मध्य अवस्था वक्र। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ढाल होगी वो क्या है, डी पी बटा डी वी बराबर माइनस का गामा पी अपॉन वी। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस या गाड़ियों के टायर फटना और गैस के सिलेंडर का फटना, बादलों का बनना, हवा के अचानक ऊपर उठने से फैलने से रुद्धोष्म प्रसार होता है। यानी कि जब हवा अचानक ऊपर से उठेगी तेजी से और तब वो फैल जाएगी, जिससे रुद्धोष्म प्रसार होगा और तापमान गिर जाएगा, और तापमान गिरेगा तो बादल बन जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी तभी तो तापमान गिरेगा। और जैसे मतलब अपन ने कहीं देखा होगा, ऐसा नहीं देखा टायर फटते हुए तो अपन महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अचानक होने वाली प्रक्रिया है। जैसे मतलब साइकिल की या किसी की ट्यूब में हवा भर दो आप, और फिर उसकी जो वॉल है उसको अचानक खोलो, तो फिर अपन उसके ऊपर अंगुली या फिर हाथ से लगाकर देखना, जो हवा निकलेगी तेजी से बाहर वो ठंडी महसूस होगी। यही रुद्धोष्म प्रक्रम है। जब वो तेज़ी से बाहर निकलती है ना, तब बहुत ठंडी महसूस होती है, यानी टेम्परेचर में गिरावट हो जाती है। और क्योंकि बाहर से अपने कुछ उष्मा दी नहीं है, तो जो आंतरिक ऊर्जा में जो किया गया कार्य, उसको बाहर फैलाने में जो कार्य किया गया है वो आंतरिक ऊर्जा में कमी से प्राप्त होगा, जिससे अंदर जो टेम्परेचर था उससे कम टेम्परेचर में बाहर गैस निकलेगी। जो अंदर हवा भरी है वो तेज़ी से ठंडी होकर बाहर निकलेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है गैस सिलेंडर का फटना, ये भी किसका उदाहरण है, रुद्धोष्म प्रक्रम का। अब चलते हैं अपनी अंतिम प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या है, चक्रीय प्रक्रम, साइकिल प्रोसेस। साइकिल प्रोसेस का मतलब होता है कि यानी कि इसमें जो अवस्था वक्र ये बनेगा, जैसे यहाँ से प्रोसेस शुरू हुई, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची और वापस इसी बिंदु पर पहुँच गई, ये क्या है, चक्रीय प्रक्रम हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि मान लो आपने रनिंग करते हुए यहाँ से स्टार्ट किया, तो रनिंग करते हुए पूरा चक्कर ग्राउंड का लगाया 400 मीटर का और यहाँ वापस पहुँच गए, तो ये क्या हुआ, एक चक्रीय प्रक्रम हुआ। उसी प्रकार से उष्मा का भी प्रक्रम होता है, उष्मा गति का भी प्रक्रम होता है, वो चक्रीय प्रक्रम जिसमें विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यानी कि जब निकाय विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता हुआ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाए तो प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। और चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा डी यू बराबर नियत बन जाती है। जब डी यू नियत हो गई तो डी टी वी नियत हो गया, तापांतर डेल्टा टी वी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा किस पे डिपेंड करी है, टेम्परेचर पर डायरेक्टली, और टेम्परेचर नियत हो गया। यदि प्रक्रम घड़ी की दिशा में चलता है, यानी कि जो प्रक्रम अगर घड़ी की दिशा में चलता है, इस प्रकार से चलता है,
तब तो निकाय द्वारा धनात्मक कार्य किया जाता है, जैसे इंजन की तरह काम करता है। ये इंजन की तरह काम करता है, जैसे गाड़ियों वगैरह इनमें इंजन होते हैं, वो किसमें चक्रीय प्रक्रम में काम करते हैं, यानी एक इंजन की तरह काम करेगा जब अगर वो घड़ी की दिशा में घूमेगा। यदि प्रक्रम घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, इस प्रकार से चलता है, उल्टा इस प्रकार से, तब क्या होगा, निकाय पर ऋणात्मक कार्य किया जाता है। निकाय पर ऋणात्मक कार्य किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर की भांति काम करता है। रेफ्रिजरेटर भी क्या है, विपरीत प्रोसेस होती है। वो क्या करता है, गर्म वस्तु को उष्मा देता है ताकि वो ठंडी हो जाए, यानी कि गर्म वस्तु से उष्मा निकालता है, उल्टा करता है, ठंडी कर देता है उसको। गर्म वस्तु उसको ठंडी नहीं कर, गर्म वस्तु उसको गर्म नहीं करती है, वो गर्म वस्तु उष्मा उस ठंडी वस्तु को नहीं देती, ठंडी वस्तु गर्म वस्तु को ठंडी कर देती है, जो कि रेफ्रिजरेटर में होती है। ये एक रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये कि इसमें ऋणात्मक कार्य होता है, क्योंकि ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलने वाला चक्रीय प्रक्रम है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नोट चक्कर, उष्मा इंजनों में प्रयुक्त आदर्श चक्कर, जो उष्मा के इंजन होते हैं, उष्मा के जितने भी इंजन हैं जिनमें उष्मा का यूज़ किया जाता है, चाहे गाड़ियों के इंजन हो, चाहे एयरक्राफ्ट है, इनके किसी भी इंजन हो, वो मोस्टली किसके बने होते हैं, उष्मा पर आधारित होते हैं। तो कार्नोट चक्कर क्या है, उष्मा इंजनों में प्रयुक्त एक आदर्श चक्र है। रेफ्रिजरेटर चक्र परिशीतकों में इस्तेमाल होने वाला प्रक्रम। प्राकृतिक चक्र जैसे जल चक्कर, कार्बन चक्र, ये तो अपने पढ़ा भी है क्लासों में कि जल चक्कर पूरा जल की प्रोसेस, बादल बनता है, फिर नदियों में बहता है, फिर नदियों में बहता है समुद्र में मिल जाता है, फिर वापस बादल बन जाता है, इस प्रकार से ये प्रक्रम चलता रहता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का चक्रीय प्रक्रम है, जल चक्कर। कार्बन चक्र, कार्बन भी विभिन्न प्रोसेस से गुजरता हुआ मिट्टी में गुजरता है, फिर पेड़ पौधे में आता है, फिर उसको गल कर फिर कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, फिर वापस, इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। ये भी क्या है, एक चक्रीय प्रक्रम का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, और अपन ने जो बचे हुए सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, और आज अपन ने 3 आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक रुद्धोष्म प्रक्रम प्रोसेस और चक्रीय प्रक्रम साइक्लिक प्रोसेस, तीनों कवर कर लिया। और इसी के साथ अपना ऊष्मागति का जो प्रक्रम वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी कुछ छूट गया है तो बता देना दोस्तों कमेंट सेक्शन में। और अपन बाकी आगे अपन स्टार्ट करेंगे अणुगति की सिद्धांत या अणुगति से रिलेटेड थ्योरी और बेसिक और एडवांस। ठीक है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, विभिन्न प्रकार की इम्पोर्टेंट रहने वाली है आगे की भी वीडियो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू जारी रखिए जितने भी अपने सोर्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। टैलेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रैक्टिस। आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन आप टैलेंट को भी मात दे सकते हो दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि, इसलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट। या इसलिए तो कंटिन्यू जितने भी अपने पास सोर्स हैं प्रैक्टिस के, वो करते रहिए, साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहिए। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली आपको फिजिकली एक्टिविटी रहना ज़रूरी है। चाहे आप मॉर्निंग में आधे घंटा निकालो, इवनिंग में भी आधा घंटा 1 घंटा खेलने की भी ट्राई करो। जो भी आप आउटडोर गेम खेल सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, या फिर और भी बहुत गेम्स होते हैं, बैडमिंटन, जितने जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। अगर किसी भी गेम में इंटरेस्टेड नहीं हो तो जो ट्रैक एंड फील्ड वाला तो अपना पार्ट कंपलसरी है, दौड़ लगाना, रनिंग करना, थोड़ा ये कंटिन्यू करते रहिए ताकि आप फिजिकली भी और मेंटली रूप से भी मजबूत रहो, फिजिकली रूप से भी मजबूत रहो, और अपनी फिजिकल की जो तैयारी है वो भी कंटिन्यू बनी रही, क्योंकि अपना स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।